नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके पास में लेके आते हैं। उसी सीरीज में आज का हमारे पास में टॉपिक है दोस्तों, दैट इज का ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इससे जो है वो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, जिनको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसके डेफिनेशन से रिलेटेड, देन उसके टाइप से रिलेटेड, देन इसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, देन उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इन सब चीज़ों से जो है वो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। सबको वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि ये टॉपिक जो है वो हमारे पास में इजी टॉपिक है, यानी कि क्वेश्चन जरूर निकल के आते हैं लेकिन टॉपिक जो है वो हमारे पास में काफ़ी इजी है। तो ये अच्छी बात है कि एक बार पढ़ने से ही जो है वो हमारे पास में ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इजी के साथ साथ जो है वो आपको मैं काफ़ी बार कहता हूँ कि कई बार हम ज़्यादा इजी चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि एग्जाम में हम जो है वो गलती कर देते हैं। तो टॉपिक भले ही इजी हो लेकिन वहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। तो इसके लिए अच्छे तरीके से जो इजी टॉपिक है उसको पहले करके परमानेंट कर लीजिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में कम से कम आए तो वो तो सिक्योर हो जाए। हम क्या करते हैं, हम इजी टॉपिक को स्किप कर देते हैं कि यार ये तो बहुत इजी है, हम इसमें बहुत आसानी से जो है वो स्कोर कर सकते हैं, या इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एंड टाइम पे जो है वो हमारे पास में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेजिटेशन होता है या रिवीजन किया हुआ नहीं होता है और फिर वो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में गलत हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जो है वो जो भी इजी टॉपिक है, भले ही अच्छी बात है कि आपको आता होगा, लेकिन फिर भी जो है उसको एक बार अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर कर लेना ताकि कोई गलती ना हो। तो दोस्तों लेते हैं हमारे पास में टॉपिक, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर, हालांकि इतनी ज्यादा हार्ड डेफिनेशन इसकी नहीं है, ब्रेस्ट और कैंसर बस सिंपल यही है, ठीक है। और कैंसर हम किसको कहते हैं दोस्तों, कैंसर हम बेसिकली कहते हैं जहां पे मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, ठीक है। जो हमारे पास में मेटास्टेसिस नहीं है तब तक हम उसको ट्यूमर का नाम ही देते हैं। मेटास्टेसिस आपको पता ही है, ऑलरेडी मैंने टीएनएम क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पे बुलेट सीरीज के अंदर ही करवा रखा है, ठीक है। और बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंशिएट क्या होता है वो भी मैंने वहां पे जो है बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो कैंसर जहां आ गया मतलब दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो आसानी से जो है वो स्प्रेड हो चुका है। या शॉर्टकट में बात करें तो कैंसर जो है वो हमारे पास में जस्ट ए रियल कैंसर दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट है। एक जगह पर्टिकुलर है वो बिनाइन है, उसको हम कैंसर के रूप में जो है वो नहीं जानते हैं, ठीक है। तो देखो, ब्रेस्ट कैंसर इज द वन टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट फॉर्म इन द सेल ऑफ ब्रेस्ट, मोस्ट कॉमनली इन डक्ट्स दैट कॉल्ड डक्टल कार्सिनोमा और लोब्यूल्स दैट इज कॉल्ड लोब्यूलर कार्सिनोमा। बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया जो है वो इन्होंने डेफिनेशन बताई है। डेफिनेशन क्या बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो हमारे पास में क्या होता है, मैलिग्नेंट मतलब एक जगह से जो है वो दूसरी जगह जो है वो स्प्रेड होता है, ठीक है। जो मैंने आपको जस्ट शुरू में बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि कहां से अराइज होता है, फ्रॉम सेल ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। यानी कि ब्रेस्ट के सेल के अंदर जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर। अब ये जो हमारे पास में कैंसर होता है वो बेसिकली दो जगह होता है। अब इसके लिए हमें जो है ब्रेस्ट की एनाटॉमी आनी चाहिए, कहां कहां पे, इट्स मोस्ट कॉमनली इन डक्ट्स, यानी कि जो हमारे पास में ब्रेस्ट की डक्ट्स है वहां पे होता है, एंड लोब्यूल्स। अब लोब्यूल और डक्ट आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में लोब्यूल और डक्ट पे होता है। जो लोब्यूल पे होता है उसको हम लोब्यूलर कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं और जो डक्ट पे होता है उसको डक्टल कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास में जो है वो डेफिनेशन आ गई कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि बेसिकली हमारे पास में ब्रेस्ट के अंदर होता है, वहां पे भी डक्ट में होता है, इसलिए उसको डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं। और अगर लोब्यूल्स में होगा तो उसको लोब्यूलर कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैलिग्नेंट है तो ऑफ कोर्स एक जगह से दूसरी जगह जो है वो स्प्रेड भी होगा, तभी तो उसको मैलिग्नेंट कहेंगे। तो इट कैन स्प्रेड सराउंडिंग टिश्यू एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी इफ कैन नॉट ट्रीटेड अर्ली। वही बात है कि इट कैन स्प्रेड, यानी कि ये स्प्रेड हो जाता है कहां पे, सराउंडिंग टिश्यूज में। सराउंडिंग टिश्यूज में जो है वो स्प्रेड हो जाता है और अदर पार्ट में भी जो है वो
फेल जाता है अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया। तो अगर इसको जल्दी से ट्रीट नहीं किया गया है तो ये हमारे पास में सराउंडिंग टिश्यू और अदर पार्ट में जो है वो स्प्रेड हो जाता है। क्लियर? तो ये हमारे पास में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की डेफिनेशन आ गई कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जिसके अंदर हमारे ब्रेस्ट की सेल्स के अंदर जो है वो फेल जाता है। अब ये जो हो बेसिकली दो जगह प्रेजेंट होता है, डक्ट्स में प्रेजेंट होगा इसलिए डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं, और लोब्यूल्स में प्रेजेंट होगा उसको लोबुलर कार्सिनोमा कहते हैं। और मैलिग्नेंट है तो ऑफकोर्स एक जगह से दूसरी जगह पे या जो सराउंडिंग टिश्यू है वहां पे जो है वो स्प्रेड होगा। तो आप देख सकते हो डक्टल कार्सिनोमा और लोबुलर कार्सिनोमा, इसके लिए हमें चाहिए दोस्तों इसकी एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमी अगर हम देखें तो ये हमारे पास में जो है ब्रेस्ट की एनाटॉमी है। सबसे पहले जो है वो इनर लेयर होती है यानी कि रिब्स के जस्ट पास में होता है, उसको हम बोलते हैं चेस्ट वॉल। ठीक है, और ये आपको व्हाइट व्हाइट कलर की जो दिख रही है ये आगे हमारे पास में रिब्स। ठीक है, और उनके जस्ट अटैच जो चीज है वो आगे मसल्स। ठीक है, यानी कि रिब्स आगे, सबसे नीचे से हम शुरुआत करें, सबसे नीचे रिब्स आगे, देन रिब्स के ऊपर जो है वो थोड़ी बहुत मसल्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद में हमारे पास में ब्रेस्ट का जो है वो चालू हो जाता है पार्ट। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल ये मसल्स का ही पार्ट है। ठीक है, चेस्ट वॉल, रिब्स और मसल्स जो है वो हमारे पास में मसल्स का ही जो है वो मैं कहीं चेस्ट का ही पार्ट होता है। अब उसके बाद में ब्रेस्ट चालू हो जाता है। तो दोस्तों ब्रेस्ट में आपको दो ही चीजें याद रखनी, एक तो याद रखना हमें डक्ट और दो देन होता है हमारे पास में लोब। तो ये जो हमारे पास में जो भी मतलब मिल्क बनेगा उसको जो लेके आने वाली नलिकाएं हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डक्ट्स। क्लियर? सिंपल बात है। मतलब कोई भी चीज मान लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि ये जैसे हमारे पास में जो है वो क्या है, कोई ग्लैंड है, मिल्क की ग्लैंड है। ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास में इसकी डक्ट है। ठीक है, ये कोई मिल्क की ग्लैंड है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास में डक्ट है। देन ये कोई मिल्क की ग्लैंड है और ये हमारे पास में जो है वो डक्ट है। ठीक है, तो यहां पे मिल्क जो है वो बनता है। ठीक है, यहां पे मिल्क का जो है वो फॉर्मेशन होता है। क्लियर? देन इस लोब के, इस डक्ट के द्वारा जो है वो आगे खुलता है। यहां पे मान लो इसकी ओपनिंग है। ठीक है, तो डक्ट क्या होगी दोस्तों, यानी कि जो मिल्क बनता है उसको लेने वाली जो है वो नलिकाएं, उसको हम कहते हैं डक्ट। क्लियर? ठीक है, और जो टिश्यू है या जहां पे मिल्क बन रहा है उसको हम बोलते हैं दोस्तों लोब। ठीक है, और उसके अंदर छोटी छोटी लोब होती है, उनको बोलते हैं लोब्यूल्स। वही जैसे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ऐसे आर्टरी देन आर्ट्रियोल्स। ठीक है, कोई भी चीज जो है वो छोटी आगे रूप में बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ल्यूस। तो जैसे लोब हो गई, लोब के अंदर छोटी छोटी और चीजें हैं उनको बोलते हैं लोब्यूल्स। तो दोस्तों ये हो गए हमारे पास में लोब और ये हो गए हमारे पास में डक्ट। अगर यहां पे डक्ट के अंदर ये जो है वो हमारे पास में कैंसर होगा, इसको हम कहेंगे दोस्तों दैट इज कॉल्ड डक्टल कार्सिनोमा। क्या कहेंगे? डक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, और अगर लोब के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे दोस्तों दैट इज कॉल्ड लोब्यूलर कार्सिनोमा। लोब्यूलर कार्सिनोमा। क्लियर है? तो ये चीज है डक्टल कार्सिनोमा एंड लोब्यूलर कार्सिनोमा। क्लियर है? तो देन उसके बाद ये सबसे फ्रंट वाला पार्ट होता है जहां से ब्रेस्ट जो है वो निकलता है और हमें दिखता भी है, जो ब्लैकिश कलर का होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों निप्पल। सराउंडिंग जो होता है एरिया उसको हम बोलते हैं एरियोला। क्लियर? देन उसके बाद ये जो है हमारे पास में ये आ जाता है फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू जो है वो हमारे पास में ब्रेस्ट में जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर डक्ट में अगर कैंसर प्रेजेंट होगा उसको डक्टल, और लोब में है तो लोब्यूलर कार्सिनोमा। क्लियर? तो ये हमारे पास में जो है वो डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अब अगर आपने ये चीज पढ़ ली है तो फिर टाइप ऑफ कैंसर भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब टाइप ऑफ कैंसर आया तो सीधी सी बात है, हमें दो चीजें तो समझ में आ गई, कौन कौन सा, लोब और डक्ट, ये तो हो गया होगा। लेकिन अब उसके बाद थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो फिर लोब्यूलर पार्ट और वो सारी चीज आएगा। तो इसके आधार पे जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को चार तरीके से जो है वो डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला है हमारे पास में DCIS, सेकेंड है LCIS, थर्ड है IDC एंड फोर्थ है ILC। बहुत ईजी है, डोंट वरी। ठीक है, इनके नाम पे जो है वो आप कंफ्यूज मत हो, सिंपल। पहला आ गया दोस्तों डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, यानी कि डक्ट के अंदर जो है वो कैंसर प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं डक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, तो कैंसर कंफर्म्ड टू मिल्क डक्ट, यानी कि कैंसर जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि कैंसर कहां प्रेजेंट है, मिल्क डक्ट में, जो नलिकाएं हैं वहां पे प्रेजेंट है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब हो गया कि जो हमारे पास में लोब्यूल्स है, ठीक है, वहां पे जो है वो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है, उसको हम कहेंगे। ये दोस्तों कंफर्म नहीं होता है कि ये कैंसर ही है, या कंफर्म जो है वो नहीं होता, नॉट
ट्रू कैंसर, कि ये ट्रू कैंसर ही है या सिर्फ लंप है, ठीक है, LUMPH लंप है या फिर रियल कैंसर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। अब जस्ट कुछ मत पढ़ो, डक्टल कार्सिनोमा समझ में आ गया। इन्वेजिव, इन्वेजिव का मतलब क्या हो गया कि कैंसर अंदर तक पहुंच चुका है, उसको बोलते हैं इन्वेजिव, कहते हैं इन्वेजिव प्रोसीजर। तो एक तो सुपरफिशियल हो गया, सेकंड चीज आई थी इन्वेजिव। इन्वेजिव मतलब अंदर तक, यानी कि कैंसर स्प्रेड फ्रॉम डक्ट टू ब्रेस्ट टिश्यू, कैंसर जो है वो डक्ट से लेके जो ब्रेस्ट टिश्यू है वहां तक पहुंच चुका है, यानी कि जो डक्टल कैंसर था फर्स्ट वाला, उसी का बड़ा रूप आ गया हमारे पास में थर्ड वाला। क्लियर। ऐसे ही सेकंड वाला आ गया इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, यानी कि जो लोब्यूलर कार्सिनोमा था उसका ही बड़ा रूप आ गया, दैट इज कॉल्ड लोब्यूलर कार्सिनोमा या इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। अब तो कोई दिक्कत नहीं, दो ही कैंसर है, दैट इज कॉल्ड डक्टल एंड सेकंड लोब्यूलर। अब इन दोनों की जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फॉर्म आ गई। पहले आ गया हमारे पास में इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा और सेकंड आ गया हमारे पास में इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, ठीक है, यानी कि कैंसर स्प्रेड फ्रॉम लोब्यूल्स टू टिश्यू तक पहुंच जाता है। तो ये आ गया हमारे पास में बेस्ड ऑन लोकेशन के आधार पे। लोकेशन के आधार पे 4 प्रकार का हो गया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, आपको याद रखना है। पहला आ गया दोस्तों जो डक्ट में प्रेजेंट है उसको डक्टल कार्सिनोमा, सेकंड जो लोब में प्रेजेंट है उसको लोब्यूलर कार्सिनोमा, थर्ड जो डक्टल के अंदर तक पहुंच चुका इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, फोर्थ इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू लोकेशन के आधार पे। नेक्स्ट आता है रेयर टाइप्स। रेयर टाइप्स इन द सेंस कि बहुत कम जो है वो देखने को मिलेगा। रेयर टाइप होता है बट मोर डेंजरस होता है, ठीक है, रेयर टाइप बट मोर डेंजर, ध्यान रखना, बहुत कम जो है वो प्रेजेंट होता है लेकिन होता बड़ा डेंजर है, तो उनको हम ले लेते हैं। रेयर टाइप में कौन कौन से आते हैं ब्रेस्ट के, उसको हम ले लेते हैं। पहला आ गया दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, इन्फ्लामेशन आप जानते हो, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ लेकिन उसकी वजह से पूरे ब्रेस्ट में जो है वो इन्फ्लामेशन हो गया, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन जब होता है तो बड़ा डेंजर होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये जो आप इमेज देख रहे हो ये है हमारे पास में इन्फ्लामेटरी, ठीक है, ये है हमारे पास में इन्फ्लामेटरी, ठीक है, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ये हो गया। देखो पूरा ब्रेस्ट जो है वो आपके पास में जो है वो इन्फ्लामेशन से है। नेक्स्ट आ गया दैट इज कॉल्ड हमारे पास में वो आ जाता है पेगेट्स डिजीज ऑफ द निप्पल्स, ठीक है, यानी कि निप्पल्स के चारों तरफ जो है वो पेगेट्स डिजीज होते हैं। पेगेट्स डिजीज क्या होते हैं दोस्तों, वहां पे सीवियर रेडनेस होता है, दाने निकल जाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये आ गया हमारे पास में पेगेस्ट कार्सिनोमा। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि तीनों चीज जो है वो नेगेटिव आती है लेकिन फिर भी कैंसर जो है वो प्रेजेंट होता है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। अब ट्रिपल नेगेटिव में कौन कौन सी चीज आती है, ट्रिपल नेगेटिव में हमारे पास में आता है दोस्तों ER, PR एंड HER2। अब ये ER, PR, HER2 का इन तीनों को मिला के जो है वो ट्रिपल बनता है, ठीक है। अब ये ट्रिपल निम्न में आता है, पहली चीज आता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड ER, सेकंड आ जाता है प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, ठीक है, एंड थर्ड PR, एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में HER2। इसकी जो है वो ध्यान रखना, ये आता है हमारे पास में एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2। अब ये जो है फुल फॉर्म इससे मैच नहीं खा रही, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ER समझ में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन रिसेप्टर। PR समझ में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। और वैसे भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो काफी इजी तरीके से समझ में भी आ जाता है, लेकिन बात जब आती है वो आती है HER2। HER2 है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, और ये काफी ज्यादा जो है वो डेंजरस होता है। आप देख सकते हो ये जितने भी कैंसर होते हैं उसमें 10 से 20% जो है वो प्रेजेंट होता है, और इसमें 3 जो है वो बायोमार्कर नेगेटिव आते हैं, ठीक है। यानी कि हम कैंसर जब फाइंड आउट करते हैं तो हम एस्ट्रोजन रिसेप्टर देखते हैं, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर देखते हैं एंड HER2 रिसेप्टर जो है वो देखते हैं। लेकिन इसके अंदर बस बदकिस्मती ये है कि इसके अंदर तीनों ही जो है वो हमारे पास में जो बायोमार्कर है वो नेगेटिव आते हैं, लेकिन फिर भी कैंसर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। एग्जाम में जो हो पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है। अपन कहते हैं जैसे मोन्टेक्स टेस्ट करेंगे तो वो फिर हमारे पास में ट्यूबरकुलोसिस के लिए पॉजिटिव आता है। अब कई बार क्या होता है मोन्टेक्स टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है, और
वो नेगेटिव भी आ जाएगा और टीबी भी प्रेजेंट होगा। तो ठीक उसी तरीके से ये जो है बड़ा डेंजर कैंसर है। जितने भी हमारे पास में ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उसमें 10 से 20% यही होता है। इसमें तीनों जो हो बायोमार्कर नेगेटिव आते हैं। तीनों बायोमार्कर कौन कौन से होते हैं ये पूछा गया है। तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2, ये तीनों जो है वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन फिर भी कैंसर जो है वो प्रेजेंट है। इसलिए इसका डायग्नोसिस जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि सबसे डिफिकल्ट डायग्नोसिस जो है वो कौन से ब्रेस्ट कैंसर का है, तो ध्यान रखना वो है हमारे पास में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि तीनों चीज ही नेगेटिव आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। वही HER2 पॉजिटिव कैंसर क्या हो गया, वही HER2 होता है हमारे पास में एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टर। ठीक है, ये पॉजिटिव आता है। ठीक, एंड नेक्स्ट आता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड मेल ब्रेस्ट कैंसर। मेल के अंदर जो हो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट होता नहीं है, लेकिन जब अगर मान लो प्रेजेंट होता है तो वो काफी ज्यादा सीवियर होता है। तो ये हमारे पास में ब्रेस्ट कैंसर के जो हो वो कुछ टाइप हैं, बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन होते हैं तो बड़े डेंजर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें, ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड वाइड देखें कि ये किस तरीके से स्प्रेड है, कैसे कैसे है, क्या इसका है, तो दोस्तों जितने भी हमारे पास में कैंसर प्रेजेंट होते हैं उसमें काफी ज्यादा जो है वुमन के अंदर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे पास में कैंसर है, वैसे तो ये सेकंड नंबर का है, सबसे ज्यादा जो कैंसर प्रेजेंट होता है वो होता है लंग कैंसर। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो हमारे पास में अगर फीमेल की बात करें तो उसमें हमारे पास में सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कुछ बुक्स में सर्वाइकल कैंसर को टॉप मोस्ट रखा है, कुछ में ब्रेस्ट कैंसर को टॉप मोस्ट पे रखा है, लेकिन मैंने इसमें और स्टडी की तब पता चला कि दोस्तों ये अकॉर्डिंग टू जो है वो डेमोग्राफी पे चेंज हो रहा है। कैसे, जैसे मान लो इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो उसमें हमारे पास में सर्वाइकल कैंसर ज्यादा होता है। एक चीज ध्यान रखना, मेल फीमेल का भी ध्यान रखना, मतलब वो जरूर दिया। अगर आपके पास में एग्जाम में पूछे कि सबसे ज्यादा कैंसर प्रेजेंट होने वाला कौन सा है, तो वो हमारे पास में लंग कैंसर है। ठीक है, देन उसके बाद में अगर पूछे कि वुमन में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता है, तो दोस्तों वो हमारे पास में ब्रेस्ट कैंसर भी है, सर्वाइकल कैंसर भी है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इंडिया में कौन सा है, तो दोस्तों इंडिया में जो है वो हमारे पास में सर्वाइकल कैंसर है। ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज देखें तो फिर ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है, क्योंकि जैसे हमारे पास में डेवलप्ड कंट्री है जैसे अमेरिका, कनाडा, इन सब में जो है वो सर्वाइकल कैंसर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, वहां तो वैक्सीन भी अवेलेबल है, प्लस स्क्रीनिंग टेस्ट भी जो है वो काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वहां पे ब्रेस्ट कैंसर टॉप पे है। यहाँ पे जो है वो इंडिया में सर्वाइकल कैंसर जो है वो टॉप पे है। ऑल ओवर देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ इंडिया के बारे में पूछे तो वो आ जाएगा हमारे पास में सर्वाइकल कैंसर। तो देख समझ में आ जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इट इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमन ग्लोबली, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें, ठीक है, पूरे ग्लोब पे देखें तो पूरे जो है वर्ल्ड में देखें तो ये जो है हमारे पास में मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वुमन के अंदर। देन सेकेंड लीडिंग कोज ऑफ कैंसर डेथ इन वुमन आफ्टर द लंग कैंसर, यानी कि लंग कैंसर के बाद जो है वो हमारे पास में यही सेकेंड मोस्ट आता है। देन उसके बाद अफेक्ट 1 in 8 वुमन इन दियर लाइफ टाइम, अगर देखा जाए तो हर 8 में से जो है वो एक फीमेल जो है वो इससे अफेक्टेड होती है। हालांकि इसका रेशियो अभी बहुत जो है वो कम हुआ, कम मतलब ज्यादा फीमेल्स में जो है वो कम प्रेजेंट होता है। एंड इट कैन मेन वेरी रेयरली, मतलब मेल में भी प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं है ब्रेस्ट कैंसर है तो सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट है, कुछ में जो है वो मेल में भी प्रेजेंट होता है। ये आगे इसकी एपिडेमियोलॉजी। देन उसके बाद डिस्कस करते हैं दोस्तों रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर आ गया हमारे पास में कि ये डायरेक्टली जो है वो हमारे पास में कोज नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली जो है वो कैंसर नहीं करते, लेकिन अगर ऐसी चीजें रहेगी हमारे पास में तो देन कैंसर जो है वो होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में दोस्तों ये मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल दोनों फैक्टर आएंगे। देन उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहला आ गया नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि ये रिस्क फैक्टर है, जैसे किसी की एज 50 साल होगी तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मॉडिफाई करते ना तो हम जवान नहीं रहते, हम अपनी एज को मॉडिफाई कर लेते और कभी बूढ़े नहीं होते। ठीक है, तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब हो गया कि ये रिस्क फैक्टर वो होते हैं जो हमारे पास में डायरेक्टली ब्रेस्ट कैंसर को कोज नहीं करते, लेकिन अगर ये चीजें प्रेजेंट रहेगी तो फिर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में रिस्क फैक्टर है उनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो तरीका कौन सा, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल का मतलब होगा इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब हम खुद से चेंज नहीं कर सकते। हाँ, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है।
ठीक है, या कुछ ड्रग्स यूज, एल्कोहल यूज कर रहे हो, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो हम एल्कोहल छोड़ सकते हैं ना, अगर हम चाहें तो एल्कोहल छोड़ सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि किसी को फीमेल जेंडर बना दिया, तो फीमेल बना दिया तो भैया तो भगवान ने बनाया, हम थोड़ी चेंज कर सकते हैं। हालांकि आजकल की टेक्नोलॉजी में ये भी चेंजेस हो रहा है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। ऐसे एज आ गई, ऐसे जो हो हमारे पास में किसी को लेट मीनोपॉज आता है। अब लेट मीनोपॉज आता है तो उस बेचारी लेडीज की क्या गलती है, ठीक है। लेकिन अगर लेट मीनोपॉज आ जाएगा तो फिर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, मतलब इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे एज मोर देन 50 ईयर्स, 50 ईयर के पास में बाद में जो है वो चांसेज बढ़ जाते हैं हमारे पास में ब्रेस्ट कैंसर होने के। जैसे जैसे हमारे पास में एज बढ़ेगी वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेज जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, फीमेल जेंडर, मतलब फीमेल का होना, ठीक है। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है, ठीक है, मेल के कंपेरिजन में। मेल में तो बहुत कम होता है, रेट 1 to 2% होता है, बाकी 99% जो है वो उन्हीं में होता है। तो फीमेल जेंडर। नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, मान लो फैमिली हिस्ट्री में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। जैसे मान लो किसी मदर को है तो उसकी जो बेटी होगी तो उसमें चांसेज बढ़ जाता है कि उसको भी जो हो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है, ठीक है, चांसेज बढ़ जाते हैं। अब मदर तो चेंज नहीं कर सकती ना, कोई बेटी नहीं कर सकती, वो तो बस नॉन मॉडिफाइबल है। नेक्स्ट, BRCA एंड BRCA2 जीन म्यूटेशंस। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो है वो दो जीन होते हैं, BRCA1 एंड BRCA2, ठीक है। BR आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, दो वर्ड से मिलाया BR एंड CA, ब्रेस्ट कैंसर 1 एंड ब्रेस्ट कैंसर 2। और ये जो है वो जीन प्रेजेंट होते हैं, अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, म्यूटेशंस हो जाए तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे पास में ब्रेस्ट कैंसर के। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अर्ली मिनार्की। अर्ली मिनार्की मतलब जब हमारे पास में फीमेल के अंदर फर्स्ट मेन्स्ट्रुएशन साइकिल आता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास में MC आती है, MC साइकिल आता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों मिनार्की। तो अगर किसी फीमेल में 12 साल से पहले जो है वो पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको ब्रेस्ट कैंसर इन फ्यूचर में हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लेट मीनोपोज। लेट मीनोपोज, मीनोपोज का मतलब क्या होता है दोस्तों, मीनोपोज का मतलब है लास्ट मेन्स्ट्रुएशन, ठीक है, लास्ट MC साइकिल। दोस्तों एक पीरियड होने के बाद में क्या होता है, एक टाइम के बाद में जो हो फीमेल के अंदर मेन्स्ट्रुएशन साइकिल जो हो वो नहीं आता है। बेसिकली देखा जाए तो ये 45 से लेके 50 ईयर के बीच में होता है, उसके बाद मेन्स्ट्रुएशन साइकिल जो है वो नहीं आता है। तो उसको, उस कंडीशन को हम कहते हैं दोस्तों मीनोपोज। अगर मीनोपोज लेट हो रहा है, मतलब 50 साल के बाद में भी जो हो MC साइकिल आ रहा है या 55 साल के बाद में भी आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसमें चांसेस है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर होने के, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। मान लो किसी को पहले ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो फिर इन फ्यूचर में भी जो हो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारे पास में रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट आता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, मतलब इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT। HRT क्या होता है दोस्तों, कोई भी एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है, ठीक है, तो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर का जो है वो ट्रीटमेंट होता है HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो उसमें क्या करता है कि फीमेल जो है वो हमारे पास में हार्मोन्स लेती है। जैसे मान लो किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, कम है ज्यादा है, अगर कम है तो हम हार्मोन ऊपर से लेते हैं, अगर ज्यादा है तो उसका हम अगेंस्ट वाला लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर किसी न किसी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है वो हार्मोन्स ले रहा है उसको हम बोलते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। तो अगर कोई फीमेल, अब कोई फीमेल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इवन कुछ फीमेल जो है वो यंग रहने के लिए भी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती है। तो अगर मान लो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो आप बंद भी कर सकते हो, तो ये हमारे हाथ में है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। अगर फीमेल जो है वो ज्यादा ओबेस है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास में दोस्तों चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, ब्रेस्ट कैंसर के। नेक्स्ट अल्कोहल कंजप्शन, अगर फीमेल अल्कोहल दारू पीती है तो उसमें भी हमारे पास में दोस्तों चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। देन फिजिकल इनएक्टिविटी, कुछ भी नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है, सारे दिन बैठे रहना है, टीवी देखना है, तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लेट या नो प्रेगनेंसी, अगर मान लो प्रेगनेंसी लेट हो, लेट इन द सेंस कि मान लो 35 साल तक जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है किसी भी कारणवश, मान लो कैरियर बनाने के पर्पज से हो या मान लो वैसे ही बच्चे नहीं हो रहे, तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस है। या मान लो कभी माँ ही नहीं बनी है, कभी वो प्रेग्नेंट ही नहीं हुई है, तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नो ब्रेस्ट फीडिंग,
बहुत सारी फीमेल जो है वो आजकल क्या करती है, बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। उनका मानना है कि फिगर जो है वो खराब हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है। तो जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है ना, उनमें भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्मोकिंग। अगर कोई फीमेल स्मोकिंग करती है तो उसमें हमारे पास में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइन एंड सिम्टम्स। क्या साइन एंड सिम्टम्स जो है वो हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में मेन आता है कॉमन सिम्टम्स एंड एक आता है एडवांस सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम जो है वो सब में देखने को मिलेंगे, ठीक है, और बेसिकली जो है वो धीरे धीरे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एडवांस सिम्टम्स क्या होता है दोस्तों, एडवांस सिम्टम्स में हमें कंफर्म हो जाता है कि भाई हाँ अब तो ब्रेस्ट कैंसर है। कॉमन सिम्टम्स को हम जो हो नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यार ऐसा ही हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं हो रहा, उसमें जो है बड़ी लोचा है, उसके बाद जो है बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो उसको हम ले लेते हैं। कॉमन सिम्टम से पहला आ गया पेनलेस लिम्फ इन द ब्रेस्ट, ठीक है, यानी कि पेनलेस लिम्फ हो जाएगा, लंप हो जाएगा, पेनलेस लंप यानी कि छोटी सी जो है वो गांठ हो जाएगी और उसमें दर्द नहीं होगा। ब्रेस्ट के अंदर जो हो छोटी सी गांठ होगी लेकिन उस गांठ में कोई दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो फीमेल को लगता है कि इसमें दर्द नहीं हो रहा तो क्यों करवाए, तो वो होता है पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट। सेकेंड आता है हमारे पास में चेंज इन ब्रेस्ट साइज एंड शेप। जो हमारे पास में ब्रेस्ट है उसकी साइज एंड शेप जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगी, ठीक। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड निप्पल रिट्रैक्शन एंड इन्वर्जन, ठीक है। निप्पल रिट्रैक्शन, निप्पल जो हो रिट्रैक्ट होने लग जाएंगे, अंदर की साइड में डल जाएंगे, इन्वर्जन हो जाएगा, वो चीज देखने को मिलेगा। एंड रेडनेस और स्केलिंग ऑफ द निप्पल या स्किन, स्किन के ऊपर या जो निप्पल होता है उसके ऊपर जो है वो रेडनेस आ जाएगा, ठीक है। स्किन और स्केलिंग मतलब थोड़ी थोड़ी जो है वो स्किन उतरने लग जाएगी। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में कॉमन सिम्टम्स है। नेक्स्ट आता है एडवांस सिम्टम्स। एडवांस सिम्टम्स यानी कि इसके बाद तो जो है वो हमें कंफर्म हो ही जाएगा, ठीक है। अब एडवांस सिम्टम्स में क्या आता है, पहला आता है निप्पल डिस्चार्ज, यानी कि निप्पल से जो है वो डिस्चार्ज निकलने लग जाएगा। निप्पल से मिल्क निकलता है बेसिकली, लेकिन उससे जो है वो डिस्चार्ज निकलने लग जाएगा और वो डिस्चार्ज में भी ब्लडी यानी कि ब्लड भी जो है वो आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट अल्सरेशन एंड डंपलिंग ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर जो हो छोटे छोटे क्रैक्स या अल्सर जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्वेलिंग इन आर्म, ये क्या होता है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है। जब हमारे पास में ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो मैलिग्नेंसी में जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि लिम्फ नोड जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप फील करके देखोगे तो आर्म के अंदर जो है वो स्वेलिंग आएगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों बोन पेन एंड वेट लॉस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हमारे पास में ये ब्रेस्ट जो है ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ठीक है, तो ये जो हमारे पास में ब्रेस्ट कैंसर है वो हमारे पास में मेटास्टेसिस करेगा। मेटास्टेसिस इन द सेंस एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा दोस्तों, बोन पे अटैक करता है, ये बोन कैंसर क्रिएट करवाता है, ठीक है। अब बोन पे करेगा तो बोन पेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में एडवांस सिम्टम्स। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को कैसे आप जो है वो डायग्नोस करोगे, ठीक है। तो पहला आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, क्लिनिकली हम क्या करते हैं, पैल्पेशन ऑफ द लंप एंड एबनॉर्मलिटी, पैल्पेट करके देखते हैं और लिम्फ और एबनॉर्मलिटी को देखते हैं। जैसे हम जो हो बीएससी करते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज है, ये भी हमारे पास में आएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास में ब्रेस्ट मतलब बीएससी है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये ऑलरेडी वैसे मैंने करवा रखा है। तो क्लिनिकली बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम पैल्पेट करके देते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन की 4 स्टेप है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पैल्पेशन, थर्ड आता है परकशन एंड फोर्थ आता है ऑस्कल्टेशन। तो जो पैल्पेशन है, ठीक है, पैल्पेशन करके देखते हैं, हम टच करके देखते हैं। टच जो है वो चारों फिंगर्स के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो उनके द्वारा हम पैल्पेट करके देखते हैं एंड फील करते हैं कि कोई लंप तो नहीं है, लंप मतलब कोई गांठ वगैरह तो नहीं है या कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज पैल्पेशन होता है, टच करके देखना। पैल्पिटेशन होता है हार्ट बीट जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाना कि हमें खुद से बिना स्टेथोस्कोप के भी जो है वो सुनाई दे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इमेजिंग करते हैं। इमेजिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, मेमोग्राफी करते हैं और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और ये काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि ब्रेस्ट कैंसर का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है, तो वो होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मेमोग्राफी, ठीक है। मेमोग्राफी में क्या होता है कि दोस्तों इस तरीके से की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म होता है जहां पे ब्रेस्ट को रख देता है और ऊपर जो है वो
फिल्म से जो है वो एक्सरे किया जाता है। यहाँ पे कैमरा यूनिट है और एक्सरे बीम जो है वो ब्रेस्ट के ऊपर डाली जाती है और फिर जो है वो देखा जाता है। इसको हम बोलते हैं मेमोग्राफी। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है हमारे पास में ब्रेस्ट कैंसर का, और एग्जाम में बहुत 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 बार जो है वो पूछा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट आता है हमारा एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवाते हैं। ये हाई रिस्क केसेज में करवाते हैं। ठीक है, मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, ये सारी इमेजिंग जो है वो हम करवाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड बायोप्सी। बायोप्सी कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। ठीक है, वो तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट था। और किसी भी कैंसर का कंफर्म टेस्ट कौन सा होता है दोस्तों? कंफर्म टेस्ट होता है बायोप्सी। ध्यान रखना, बायोप्सी जो है वो कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। अब बायोप्सी में क्या होता है दोस्तों? हम स्मॉल टिश्यू लेते हैं। ठीक है, बायोप्सी में क्या लेते हैं? कोई भी स्टडी करने के लिए स्मॉल टिश्यू जो है वो लिया जाता है। अब उस स्मॉल टिश्यू का जो है वो एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, उस स्मॉल टिश्यू का जो है वो एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। क्लियर? इसको हम बोलते हैं कंफर्मेटिव टेस्ट। कंफर्मेटिव कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए 3 है। एफएनएसी यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, सेकंड आता है हमारे पास में कोर नीडल, एंड थर्ड आता है एक्सेशनल बायोप्सी। तीनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं अभी बता देता हूं। सबसे पहले आगे दोस्तों फाइन नीडल। फाइन का मतलब क्या होता है? कहते हैं ये बड़ी फाइन चीज है। मतलब फाइन का मतलब बिल्कुल बारीक। ठीक है, तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में क्या करते हैं? एक लंबी और पतली ब्रेस्ट के अंदर डालने के बाद में क्या होता है कि सीधा सीधा जो है वहां पे हम देते हैं उस लंप में, देन उसके बाद जो है वापस निकाल लेते हैं। और जो हमारे पास में नीडल थी, ठीक है, वहां से जो है वो हम कनेक्शन, वहां से जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों? उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी देखते हैं कि ये ट्यूमर जो है वो हमारे पास में किस प्रकार का है, या ट्यूमर है या नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आता है कोर नीडल बायोप्सी। कोर नीडल में क्या होता है? मोटी नीडल आती है। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा कहें तो मोटी नीडल आती है। थोड़ी बड़ी बोर की जो है वो नीडल आएगी, उसको हम बोलते हैं कोर नीडल बायोप्सी। सेम प्रोसीजर तो एफएनए जैसे ही किया जाता है, लेकिन उसमें जैसे मान लो इतनी मोटी नीडल आती है, उसको हम डाल के जो है वो देखेंगे। अब इसका क्या बेनिफिट है दोस्तों? डिसएडवांटेज तो ये है कि पेन ज्यादा क्रिएट करती है, पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लेकिन फायदा क्या है? उसमें हम ज्यादा टिश्यू का जो है वो पार्ट ले सकते हैं, और हमारे पास में टेस्ट जो है वो कंफर्मेटिव अच्छे तरीके से होगा। ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो हम कंफर्म कह सकते हैं कि उसको जो है वो दैट इज कॉल्ड कैंसर है या नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड एक्सेशनल बायोप्सी। एक्सेशनल में क्या होता है? मतलब इंसिजन लगाते हैं, छोटा सा जो हो निडल डाल के छोटा सा कट लगाते हैं और छोटी से पार्ट का टुकड़ा ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सेशनल बायोप्सी। तो तीनों बायोप्सी होती है, अलग अलग मैंने टाइप बताई। और एक कंफर्मेटिव टेस्ट होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट दैट इज कॉल्ड मेमोग्राफी। ठीक है, कंफर्मेटिव टेस्ट बायोप्सी। नेक्स्ट आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या क्या करवाते हैं दोस्तों? सीबीसी करवाते हैं, एलएफटी करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, एंड ट्यूमर मार्कर करवाते हैं। और ट्यूमर मार्कर जो है वो करवाया जाता है दोस्तों CA-15-3। ठीक है, याद रखना, जैसे हमारे पास में CA-125 आता है, ठीक है, ऐसे हमारे पास में CA-15-3 आता है। ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या जाता है? ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। ट्यूमर मार्कर करवाते हैं, कौन सा करवाते हैं? CA-15-3A करवाते हैं। एग्जाम में काफी पूछा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सा मार्कर करवाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड स्टेजिंग टेस्ट। स्टेजिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं दोस्तों? इसमें हम जो है वो चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, बोन स्कैन देखते हैं, एंड सीटी और एमआरआई करते हैं, मेटास्टेसिस करते हैं। ठीक है, यानी कि मेटास्टेसिस जो है वो कैसे किया जाता है। और जो स्टेजिंग टेस्ट करते हैं, तो स्टेजिंग में आपने देखा होगा दोस्तों TNM स्टेनिंग चलती है। कौन सी चलती है? TNM स्टेनिंग चलती है। दैट इज कॉल्ड T फॉर ट्यूमर, N फॉर नोड, एंड M फॉर मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये तीनों चीजों के हिसाब से जो है वो हम करते हैं। हालांकि TNM स्टेनिंग मैंने बुलेट सीरीज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से करवा रखी है। अब मैं इसमें और डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी जो हो मैंने करवा रखी है। बाकी फटाफट जो मैं ये बता सकता हूं कि जो हमारे पास में TNM स्टेनिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों? T फॉर ट्यूमर देखते हैं। ठीक है, ट्यूमर की साइज देखते हैं। ठीक है, एन में जो है वो नोड देखते हैं, लिम्फ नोड इन्वॉल्व है या नहीं है तो कितने हैं, किस प्रकार से, उस तरीके से। एम, ठीक है, ये हो गया TNM। ठीक है, एम से हम दोस्तों मेटास्टेसिस देखते हैं। ठीक है, यानी कि मेटास्टेसिस प्रेजेंट है या नहीं है।
वो कैंसर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है या नहीं फैल सकता, वो हो गया मेटास्टेसिस। नोड का मतलब हो गया हमारे पास में कि लिम्फ नोड इन्वॉल्व है या नहीं है। एंड टी से आ गया हमारे पास में ट्यूमर, मतलब ट्यूमर किस साइज का है, कितना बड़ा है, देन ट्यूमर जो है वो किस एरिया तक को कवर कर चुका। तो टी वो जो है हमारे पास में 1 2 3 4 5 इस तरीके से देते हैं। एन से हमारे पास में 3 देते हैं, एम से जो है वो 2 होते हैं, M1 M0 देते हैं मेटास्टेसिस और नॉन मेटास्टेसिस। ये ऑलरेडी जो है वो मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है, इसलिए मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब इसको बताएंगे तो 1 घंटा और लग जाएगा। मैं नहीं चाहता जो बच्चे कंटिन्यूस हो उनकी जो है वो लॉस हो सके। तो आपको अगर पढ़ना है तो वहां पे बुलेट सीरीज में जाके जो है वो देख सकते हो, ठीक है। TNM स्टेनिंग। अब देखो स्टेजिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की जो है वो स्टेजिंग कितनी होती है। तो दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर की जो है वो टोटल 5 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है। कितनी स्टेज दोस्तों, 5 स्टेज जो है वो बनाई गई। अब ये जो 5 स्टेज बनाई गई है, ठीक है, ये जो 5 स्टेज बनाई गई है वो किसके आधार पर बनाई गई, वो बनाई गई TNM सिस्टम के आधार पर, ट्यूमर नोड एंड मेटास्टेसिस सिस्टम के आधार पे जो है वो बनाई गई है। ट्यूमर किस तरीके का है, नोड किस तरीके का है, मेटास्टेसिस है या नहीं है, इस तरीके से जो है वो 5 कैटेगरी जो है वो कैंसर की बनाई गई। अब वो 5 कैटेगरी या 5 स्टेज कौन कौन सी होती है उसको मिल लेते हैं। सबसे पहले आगे दोस्तों स्टेज 0। स्टेज 0 में क्या होता है, कार्सिनोमा इन सीटू, यानी कि कार्सिनोमा है लेकिन अपनी ही जगह पे जो है वो प्रेजेंट है। जैसे DCIS LCIS, DCIS क्या था दोस्तों, डेट इज कॉल्ड डक्टल, ठीक है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। एंड LCS क्या था हमारे पास में, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। तो दोस्तों मतलब फिक्स वहीं पे है, वो लंप वहीं पे है, कहीं पे नहीं जा रहा, उसको हम कहेंगे स्टेज 0। क्लियर, ये पहली स्टेज है। सेकंड आ गया हमारे पास में स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, स्मॉल ट्यूमर रहेगा, मतलब ट्यूमर की साइज जो हो बढ़ जाएगी, मतलब स्मॉल ट्यूमर होगा, लेकिन लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है। लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है तो मेटास्टेसिस है ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसके अंदर ट्यूमर जो है वो थोड़ा बहुत, मतलब ट्यूमर जो है वो हमें फील होगा, लेकिन लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, कोई लिम्फ नोड जो आसपास लिम्फ नोड है वो इन्वॉल्व नहीं है, वो स्टेज फर्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड में क्या होगा दोस्तों, जो ट्यूमर है वो बढ़ जाएगा और मे बी लिम्फ नोड जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक। स्टेज थर्ड में क्या होता है, लोकली एडवांस्ड कैंसर, यानी कि वो आसपास जो है वो फैल जाएगा, मतलब ट्यूमर भी बड़ा हो गया और वो हमारे पास में जो लिम्फ नोड है वहां चारों तरफ जो ब्रेस्ट के एरिया है वहां तक जो है वो फैल जाएगा। और स्टेज फोर्थ जो है वो आती है सबसे लास्ट, मतलब 5वें नंबर की है। 5वां नंबर कैसा हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड 5, ठीक है। तो ये हो गई स्टेज 4। इसमें क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंट मेटास्टेसिस, यानी कि वो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो अब आगे फैल चुका है, वो बोन तक भी जा चुका है, लंग तक भी जा चुका है, लीवर तक भी जा चुका है एंड ब्रेन तक भी जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना, याद रखने का तरीका ध्यान रखना, BLLB, ठीक है, याद रह जाएगा। ये बोन में, लंग्स में, लीवर में एंड ब्रेन में जो है वो स्प्रेड होता है, BLLB, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इस ब्रेस्ट कैंसर का। तो दोस्तों ट्रीटमेंट में हमारे पास में बेसिकली एक ही चीज आती है, मेडिकल मैनेजमेंट होता नहीं है कि मेडिकल के दवाइयों के द्वारा ठीक कर सके, हालांकि कुछ हार्मोनल रिप्लेसमेंट जो है वो मेडिसिन आती है, उसमें हम करते हैं दोस्तों सर्जरी। नर्सिंग मैनेजमेंट अभी आगे आ जाएगा। सर्जरी में हमारे पास में 3 प्रकार की सर्जरी की जाती है। पहली आती है दोस्तों लंपेक्टोमी, सेकेंड आता है हमारे पास मेस्टेक्टोमी एंड थर्ड आता है एक्सरे लिम्फ नोड डिसेक्शन। सीधा सिंपल है। लिम्पेक्टोमी में क्या करते हैं, जस्ट हमारे पास में जो है वो जो लंप है उसको हम बाहर निकालेंगे, ब्रेस्ट कन्वर्जिंग सर्जरी, ठीक है, मतलब सबसे स्मॉल होगी, जो लंप हमें फील मिला, जो गांठ हमें फील हुई उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में, देखिए जैसे ये हमारे पास में लंप था, ये लंप को हमने बाहर निकाल दिया, इसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज का लंपेक्टोमी, ठीक है। और उसके पास आसपास थोड़ा सा, जैसे ये हमारे पास में लंप है तो इसके आसपास थोड़ा सा जो है वो ट्यूमर या हम कहें थोड़ा सा जो सराउंडिंग टिश्यू है उसको हम निकाल देते हैं, सबसे इजी और सबसे स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मेटास्टेसिस, सॉरी मेस्टेक्टोमी। मेस्टेक्टोमी होता है रिमूवल ऑफ होल ब्रेस्ट। मान लो वो लंप ज्यादा बढ़ गया है या मान लो कि लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं तो पूरे ब्रेस्ट को ही हम जो है वो रिमूव कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मेस्टेक्टोमी, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये ब्रेस्ट में जो है वो कैंसर था तो पूरे ब्रेस्ट को, एंटायर ब्रेस्ट को जो है वो रिमूव कर दिया गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड मेस्टेक्टोमी। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन फॉर स्टेजिंग, ठीक है, यानी कि
पूरे लिम्फ नोड को, सराउंडिंग जो लिम्फ नोड है उसको हम डिसेक्शन कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि वो कैंसर की स्टेज कौन सी है। तो इससे दो चीज है, एक तो हमने जो है वो लिम्फ नोड को हटा दिया, लिम्फ नोड को हटा दिया तो मेटास्टेसिस जो है वो नहीं हो सकता, यानी कि स्प्रेड होने के चांसेस जो है वो डिक्रीज हो गए। एंड स्टेज भी हमें पता चल जाएगी कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कौन सी स्टेज में है। क्लियर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास में जो है लिम्फ नोड है, ये जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है, जैसे आसपास जो फैले हुए लिम्फ नोड है, इनको जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है, एक तो हमें जो है वो डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। ठीक है, डायग्नोसिस में हम स्टेज पता कर सकते हैं कि कौन सी स्टेज का जो है वो कैंसर है। ठीक है, 0 है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। देन उसके बाद आगे स्प्रेड होने के चांसेस भी जो है वो डिक्रीज होते हैं। ये हो गया एक्सिलरी लिम्फ नोड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट आ गया दैट इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। ये था हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट। अब आ गया रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं दोस्तों, यानी कि सर्जरी के बाद जो है वो जितने भी हमारे पास में जो रेसिडुअल कैंसर सेल है, ठीक है, सर्जरी कर दी, लेकिन सर्जरी के बाद जो जितनी आसपास कैंसर सेल और बच गई, तो उनको जो है वो हम रेडियोथेरेपी के द्वारा जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट ये है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, तीन ही तो ट्रीटमेंट है कैंसर के। ठीक है, तो सर्जरी कर दी, सर्जरी के बाद में मान लो कोई बच्ची कुछ सेल्स बच गई कैंसर की, तो उनको रेडिएशन थेरेपी के द्वारा जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है। आफ्टर सर्जरी टू किल रेसिडुअल कैंसर सेल एंड प्रिवेंट रिकरेंस। ठीक है, ताकि आगे जो है वो दोबारा से ना हो सके, आगे इन फ्यूचर में जो है वो कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर ना हो। नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, ऐसी ड्रग्स दी जाती है जो कि कैंसर सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सके। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स आती है जो कि कैंसर सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सके। इसमें आते हैं हमारे पास में यूज नियो एड्यूजेंट एंड आफ्टर एड्यूजेंट सर्जरी, यानी कि सर्जरी से पहले ताकि उस लंफ को हम डिस्ट्रॉय कर सके, या सर्जरी के बाद, दोनों टाइम पे जो है वो कीमोथेरेपी चलती है। सर्जरी से पहले ताकि मान लो वो कैंसर को हम खत्म कर सके, और सर्जरी के बाद भी जो है हम इसको खत्म कर सके, तो दोनों में चलती है कीमोथेरेपी। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हार्मोनल या एंडोक्राइन थेरेपी। हार्मोनल एंडोक्राइन थेरेपी में क्या होता है, फॉर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव कैंसर, जैसे कुछ ड्रग्स आती है, जैसे हमारे पास में आता है दैट इज कॉल्ड टोमोक्सिफ्लिन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रीमिनोपोजुअल। ठीक है, टोमोक्सिफ्लिन आती है, ये बेसिकली जो है वो एंटी कैंसर ड्रग्स है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, लेकिन इसको हम देते हैं प्रीमिनोपोजुअल, यानी कि एटलीस्ट लेस देन, अगर एज हमारे पास में लेस देन 55 ईयर्स है, ठीक है, एज जो हो हमारे पास में लेस देन 55 ईयर्स है, तो हम दे सकते हैं। देन सेकंड आती है हमारे पास में एरोमेस्ट इनहिबिटर, ये पोस्ट मिनोपोजुअल देते हैं, मिनोपोज के बाद में जो है वो देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मलिटी करवाती है। तो पोस्ट मिनोपोज के बाद हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या एबनॉर्मलिटी करवाएगा, क्योंकि मिनोपोज तो आ चुका है, एमसी साइकिल तो बंद हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी में क्या आता है दोस्तों, फॉर HR2 पॉजिटिव कैंसर आता है, उसके अंदर जो है वो बेसिकली दी जाती है HR2 जो हमारे पास में कैंसर था। ठीक है, HR2 पॉजिटिव कैंसर में जो है वो हम बेसिकली देते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेस्टाजुम एंड हेरिसेप्टिन। ठीक है, ये जो है वो ड्रग्स दी जाती है। नेक्स्ट आ गया दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस की बात करें, ठीक है, यानी कि किस तरीके से जो है उसकी रिकवरी हो सकती है, तो दोस्तों प्रोग्नोसिस इसका बुरा नहीं है, अच्छा है, डोंट वरी। ठीक है, जो कैंसर है अगर अर्ली स्टेज में करते हैं, अर्ली स्टेज में ही हम जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका काफी अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स है। यानी कि प्रोग्नोसिस इज डिपेंड ऑन स्टेज एट डायग्नोसिस, ट्यूमर टाइप, हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस एंड ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। यानी कि जो प्रोग्नोसिस है वो डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सी है, मतलब कौन सी स्टेज पे डायग्नोसिस हुआ, स्टेज 0 है कि स्टेज फर्स्ट है कि स्टेज सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सी है। ठीक है, जितनी कम स्टेज पे होगा उतना ही अच्छा रिकवरी है। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है इसकी स्टेज पे। मान लो स्टेज 0 है, ये स्टेज फर्स्ट है, तो बहुत अच्छी रिकवरी है, 100% है। देन ट्यूमर टाइप, ट्यूमर कौन सा है, रेयर वाला है या नॉर्मल वाला है, एंड हार्मोनल रिफ्रेशमेंट स्टेटस एंड ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, कि हम क्लाइंट को जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें उसका किस तरीके से रिस्पॉन्स है। बट एक चीज है कि अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर हैज हाईली क्योर रेट। ठीक है, जितना जल्दी आप कैंसर को फाइंड आउट करोगे उतना ही जो है वो क्योर रेट अच्छी है, अच्छा इसका जो है वो प्रोग्नोसिस है।
नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास में निमोनिक्स। ब्रेस्ट कैंसर के जो रिस्क फैक्टर हैं, मतलब किसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, उसको निमोनिक्स, उसको हम ब्रेस्ट कैंसर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो आपने देखा रिस्क फैक्टर दो तरीके से डिवाइड किए थे। एक तो हमारे पास में मेन रिस्क फैक्टर था, ठीक है, जिसकी वजह से कैंसर होता है, जैसे हमारे पास में बीआरसी कैंसर था, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हमारे पास में मॉडिफाइबल एंड था नॉन मॉडिफाइबल। यहाँ पे सारे कैंसर के जो रिस्क फैक्टर हैं उनको एक जगह ले आए हैं, जितने भी हमारे पास में रिस्क फैक्टर थे सबको एक जगह ले आए हैं और इसका निमोनिक्स आ गया, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर। B4 आता है हमारे पास में, बी और बर्सा जीन, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर जीन म्यूटाजेंस, ठीक है, B4 ब्रेस्ट कैंसर जीन म्यूटाजेंस। R4 रेडिएशन एक्सपोजर, मतलब रेडिएशन का जो है वो एक्सपोजर जहां ज्यादा होगा उतना ही ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन अर्ली मिनार्की, वही हमारे पास में कि MC साइकिल जो है वो जल्दी आता है, ठीक है। A4 आ जाता है एज मोर देन 50 ईयर, एज जो है वो जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही जो है हमारे पास में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। S4 सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं करती है, मैंने कहा था कि टीवी देखते रहते हैं, सारे दिन बैठे रहते हैं, उनमें भी चांसेज हैं। नेक्स्ट T से आता है हमारे पास में टैम्बाको एंड अल्कोहल, ठीक है, वो आ जाता है। नेक्स्ट स्मोकिंग जो हमने बताया था। नेक्स्ट हमारे पास में दैट इज C4 आता है चाइल्ड लेट बर्थ, यानी कि नो बर्थ, नो प्रेगनेंसी था या फिर बच्चे लेट पैदा करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से A4 अल्कोहल आ जाता है। नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, N4 अगर जो मतलब महिलाएं, मैंने बताया था कि फिगर की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, तो नॉट ब्रेस्ट फीडिंग। C4 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो तो उसकी वजह से। ई आ जाता है हमारे पास में एस्ट्रोजन थेरेपी एंड आर आता है रिलेटिव विथ ब्रेस्ट कैंसर, मतलब फैमिली मेंबर में अगर किसी को जो है ब्रेस्ट कैंसर है तो हमारे पास में चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ब्रेस्ट कैंसर ही जो है हमारे पास में जो है वो रिस्क फैक्टर के निमोनिक्स आ चुके हैं। हर क्लास के अंदर किसी न किसी चीज का निमोनिक्स या तो डायग्नोसिस से रिलेटेड या ट्रीटमेंट से रिलेटेड या साइंस सिम्टम से रिलेटेड या रिस्क फैक्टर से रिलेटेड हम निमोनिक्स लेके आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी मैंने एग्जाम में आपको करवा रखा है। अब आप कहोगे कि सर सारी चीजें आपने ब्लूटूथ सीरीज में करवा रखे, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मैंने ब्लूटूथ सीरीज में करवा रखा है, एग्जामिनेशन का नाम आ गया। तो दोस्तों ये भी मैंने करवा रखा है, आप जो हो सीधा यूट्यूब पे जाएंगे, देन कौन कौन से टॉपिक करवा रखे हैं आसानी से देख सकते हो। यूट्यूब चैनल में जाना, सीधा प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे ब्लूटूथ सीरीज है, वहां पे जाके देखोगे तो अब तक जो जो हमने टॉपिक करवाए वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मैंने करवा रखा है, आप देख सकते हो। वैसे आज हमारे पास में 210 नंबर की क्लास है, तो 209 टॉपिक तो हमने किए ना, तो 209 टॉपिक किए हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई टॉपिक तो आएगा, ठीक है। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करते हैं दोस्तों? मंथली, ठीक है, हर महीने में किया जाता है। कब किया जाता है? 7 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। 7 डेज, या इसमें बोला जाता है दैट इज चाल कि मेंस्ट्रुएशन के 5वें दिन या 2 से 3 दिन बाद जो है वो किया जाता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 2 से 3 दिन बाद। अब दोस्तों मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितना होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हो 5 दिन का होता है, उसमें 2 दिन और जोड़िए, यानी कि 7 डेज के बाद जो है वो करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में हाउ टू डू, कैसे करते हैं। तो दोस्तों हाउ टू डू के लिए मैंने आपको पूरी स्टेप वहां पे बता रखी है, ठीक है, पूरी चीज नहीं बताऊंगा, ये चीज आप देख सकते हो। इसमें हम फिक्स टाइम पे करवाते हैं। देन उसके बाद सबसे पहले साइज देखते हैं, उसके बाद हम ये जो फिंगर टिप्स है इसे दबा दबा के पैल्पेट करते हैं। देन उसके बाद जो है वो अप डाउन मोशन में, सर्कुलर मोशन में, ये सारे मैंने जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में जो है वो बता रखे हैं, ठीक है। कब करते हैं? शावर के टाइम पे करते हैं, नहाते टाइम पे करते हैं, आईने के सामने करते हैं, इस तरीके से पूरा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बता रखा। पूरे 1 घंटे की क्लास है, अब वहां पे वापस से हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। इसमें क्या करते हैं? लुक इन मिरर फॉर साइज शेप एंड शेप चेंजेस, मतलब साइज दोनों की इक्वल है या नहीं है, ठीक है। साइज वो नहीं देखना है कि बड़े हैं या छोटे, आपको यही देखना है कि दोनों की साइज इक्वल है या नहीं है, ठीक है, कोई शेप में चेंजेस तो नहीं आ रहा। देन उसके बाद आर्म राइज एंड चेक अगेन, ऊपर उठा के भी देखते हैं दोनों हाथों को, देन सीधा स्ट्रेट में दोनों को बाजू करके इस तरीके से। देन पैल्पेट ब्रेस्ट इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में भी करते हैं, अप डाउन मोशन में भी करते हैं। और अंडर आर्म लिम्प, जो हमारे पास में अंडर आर्म है वहां पे भी देखते हैं कोई लंप तो जो है वो नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहां पे करवा रखा है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग, यानी कि किस तरीके से जो है वो प्रिवेंशन करेंगे और किस तरीके से जो है वो स्क्रीनिंग करेंगे। पहले आ जाता है दोस्तों प्राइमरी प्रिवेंशन एंड आ जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, मतलब स्टार्टिंग में ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले हम क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें हैं। तो दोस्तों उसमें आता था हमारे पास में हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग होनी चाहिए, मेंटेन हेल्दी वेट होना चाहिए एंड एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली होनी चाहिए। वो आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड
प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है दोस्तों? सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है जैसे कि अर्ली डायग्नोसिस हम करवा सकें, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन कोई भी डिजीज होने से पहले जो किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। तो इसमें आ गया हमारे पास में हेल्दी लाइफ स्टाइल, अवॉइड अल्कोहल, मेंटेन हेल्दी वेट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आता है दोस्तों? रेगुलर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद क्लिनिकल बेस्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए, सीबीई ईयरली, 1 साल के अंदर जो है वो एक क्लिनिकल बेस्ड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहां पे पैल्पेट करके देखते हैं कि कोई चीज की दिक्कत है या नहीं है, या कोई लंप है या नहीं है। देन मेमोग्राफी होना चाहिए 40 साल के बाद में जो है वो हर लेडीज को जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में जो है वो मेमोग्राफी होनी चाहिए। एंड जेनेटिक स्क्रीनिंग होनी चाहिए फॉर BRCA, ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर जीन की जो है वो स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ये जो है वो होनी चाहिए। क्लियर है? तो दोस्तों एक चीज है CBE होनी चाहिए, देन उसके बाद मेमोग्राफी और रेगुलर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। BAC जो है वो हर मंथ होनी चाहिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5 या 7 मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिनिश हो जाए उसके 2 या 3 दिन बाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ये होता है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। आफ्टर नहीं होता दोस्तों, ये हमारे पास में मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड भी, ठीक है, यानी कि MC साइकिल हो जाए उसके 7 दिन बाद या MC एंड के बाद, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड के 2 से 3 दिन बाद होना चाहिए, एग्जैक्ट ये होती है, ठीक है। थोड़ा सा ये है 7 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, ठीक है। साइकिल अगर एंड हो जाएगा तो उसके हमें जो हो 2-3 दिन बाद, या फिर MC साइकिल हुआ उसके 7 दिन बाद, ठीक है, ये करेक्ट है। देन उसके बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होना चाहिए, हर मंथ होना चाहिए, ठीक है, मंथली होना चाहिए। देन उसके बाद क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो हॉस्पिटल में हम पैल्पेट करके देखते हैं वो ईयरली होना चाहिए, हर 1 साल के अंदर होना चाहिए। मेमोग्राफी भी जो है वो हमारे पास में 40 साल के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 2 साल से 3 साल से जो है वो होनी चाहिए। अब फटाफट जो है वो हम इसकी समरी कर लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो दोस्तों हमने शुरुआत की थी ब्रेस्ट कैंसर की, ठीक है। ये डिजीज क्या होती है दोस्तों? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट सेल। ब्रेस्ट सेल के अंदर जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाएगी, उसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। कॉमन किन में होता है दोस्तों? वुमन में होता है, स्पेशली जो 50 साल से ऊपर की हो चुकी है, लेट मेनोपॉज, अर्ली मेनार्की, ये सारी चीजें। डायग्नोसिस क्या था? मेमोग्राफी एंड बायोप्सी जो है वो कंफर्मेटिव है। मेमोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड है एंड बायोप्सी जो है ये हमारे पास में ध्यान रखना गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है। और बायोप्सी जो है वो कंफर्मेटिव टेस्ट है, कंफर्मेटिव टेस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, ये जो है वो ट्रीटमेंट में होना चाहिए। प्रिवेंशन की बात करें तो अर्ली डिटेक्शन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो होनी चाहिए। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज का हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और भी कोई टॉपिक आपको पढ़ना आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज मैंने पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई भी मैंने दिए हैं, ठीक है। जो बच्चों ने मैसेज कर रखे हैं, जो टॉपिक नहीं हुए हैं मैं उनको 100% करवा दूंगा, डोंट वरी। जैसे कुछ बच्चों ने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बोला है, किसी ने जो है वो HIV रेट्रोवायरस के लिए जो है वो बोला है, तो इस तरीके से जो है हम उनको जरूर करवाएंगे। कुछ बच्चों ने वो टॉपिक भी डाल रखे हैं जो ऑलरेडी मैंने करवा चुके हैं, तो जस्ट आप देख लेना वहां पे, जिनका मैंने रिप्लाई नहीं करवा रखा, रिप्लाई नहीं दे रखा ना, तो आप समझ सकते हो कि वो सारे टॉपिक जो है वो हमने करवा रखे हैं। देन सब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें? तो दोस्तों टेलीग्राम सबसे बेस्ट है, आप मेरे टेलीग्राम पे जो हो मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे जो भी चीज़ या जो भी क्वेरी है या जो जिस तरीके से आपको चाहिए वहाँ पे मैं रिप्लाई जो है वो जरूर करता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ आज अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।